आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 15 वर्ष पूर्व हुए कचहरी सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी पर शहीद हुए अधिवक्ताओं को दी गई श्रद्धांजलि। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मियों ने विरोध सभा कर ऊर्जा प्रबंधन पर बोला हल्ला। ऑटो व टोटो चालकों ने टीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएमओ कार्यालय पर दिया ज्ञापन। और पीएससी रामनगर में मनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस। और अब खबरें विस्तार से। 15 वर्ष पूर्व हुए कचहरी सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी पर अधिवक्ताओं ने शहीद हुए अधिवक्ता साथियों को श्रद्धांजलि दी। 15 वर्ष पूर्व कचहरी परिसर में दिन दहाड़े सीरियल बम ब्लास्ट में लगभग आधा दर्जन अधिवक्ताओं ने अपनी जान गंवाई थी। उस दुखद घटना को याद करते हुए आज कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के एक समूह ने बम ब्लास्ट में अपनी जान गंवाने वाले अधिवक्ता साथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे ने बताया कि कचहरी परिसर की सुरक्षा आज भी भगवान भरोसे चल रही है, जिसके बाबत हम लोगों ने कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कचहरी परिसर को पुख्ता सुरक्षा मुहैया उपलब्ध नहीं हो पाई है। 15 वर्ष पूर्व उस दुखद घटना को याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप सिंह ने 15 वर्ष पूर्व हुए बम ब्लास्ट की निंदा करते हुए शहीद हुए अधिवक्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्होंने बताया कि बेहद ही दुखद घटना घटित हुई थी। कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रही है। वे श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में आशीष सिंह, दयाशंकर लाल श्रीवास्तव, अजय विक्रम सिंह, पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय, प्रवीण श्रीवास्तव इत्यादि अधिवक्ता शामिल रहे। भोला सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आतंकवाद आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो बम ब्लास्ट हुआ है, भोला सिंह जो शहीद हैं, मेरे भाई हैं, मेरे से छोटे हैं, बस इस खम्भे का अंतर था। वो खम्भे के पीछे 5 फुट के मुड़े हैं कि उनकी सर में लगा। मैं चेयर पे बैठी थी, इंजर्ड हुई, चोट लगी, बस सबकी दुआ से सामने है। मुझे अफसोस है कि छोटा भाई मेरा चला गया, मेरे पड़ोस का था, और उसके बाद भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आए दिन घटनाएं कभी भी हो सकती, कुछ दिन तो रहा, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और इसकी केवल आज तक अपराधी को सजा नहीं है। पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जबकि होना चाहिए। न्यायपालिका भी बहुत शिथिल है। ये जब संकट मोचन में बम फूटा था, उस पर वकीलों ने विरोध किया था, तो उसी के फलस्वरूप कचहरी को निशाना बनाया गया, जबकि वकील का कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं थी। वो तो सब पे न्याय के लिए लड़ते। जो अन्याय है उसको पराजित होना, उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो अपना भाई बंद हो। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ रहती है, वादी हो, अधिकारी हो, वकील हो, मुवक्किल हो, न्याय सबके साथ होनी चाहिए, शब्दों के साथ। किस प्रकार का आप लोग? देखिए, ऐसा है, आज का दिन बहुत ही काला दिन है हम लोग के बनारस कचहरी के इतिहास के लिए। 23 नवंबर 2007, आज से 15 साल पहले 2 बजे के आसपास पहले दीवानी कचहरी में सीवियर बम ब्लास्ट हुई। एकदम इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। उसी के 2 मिनट बाद यहाँ पे एक भीषण बम ब्लास्ट हुआ। तो ये 2 सीरियल बम ब्लास्ट हुए। इसको बाद कुछ देर बाद फैजाबाद में भी ब्लास्ट हुए, और इसमें हमारे यहाँ पर जो है हमारे क्लासमेट, हमारे बैचमेट ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी और बुद्धराज पटेल जी यहाँ शहीद हुए, और उस जगह पे हमारे सीनियर भोला सिंह जी शहीद हुए, और वशिष्ठ नारायण मिश्र बुरी तरह घायल हुए। सैकड़ों लोग, जिसमें अधिकांश वकील थे, वो घायल हुए। और मैं बता दूं कि बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था, शरीर के परकच्छे उड़ गए थे, हर जगह भगदड़ और उसका आलम था। और आपको ये बता के हमें बहुत आक्रोश हो रहा है कि 15 साल बाद भी उस वक्त
पुलिस प्रशासन ने, तत्कालीन मायावती सरकार ने एटीएस का गठन किया, बड़े बड़े दावे किए कि इसका खुलासा जल्द होगा, लेकिन 15 साल भी आज भी काशी के गुनाहगार, बनारस कचहरी के गुनाहगार शिक्षों से बाहर हैं, आजाद घूम रहे हैं। पता नहीं किसने, ये आज तक सुरक्षा एजेंसियां पता नहीं लगा पाई कि इन बम ब्लास्ट के पीछे कौन है। बहुत ही खराब स्थिति थी। उसके बाद कचहरी के सुरक्षा व्यवस्था आज भी देख लीजिए, चारों देखिए, उसी साइकिल में यहाँ पे बम रखा था। हमारे साथी सुनीत सिंह उसी साइकिल पे रखे थे हाथ, और वो बताते हैं कि यदि थोड़ा देर पहले हम वहाँ से नहीं हटे होते तो हमारे भी परकच्चे उड़ गए थे। हमारे साथी अजय शर्मा उस जगह पे थे और उनको सीपी भैया ने बुलाया और वो संजोग से बच गए। इस प्रकार से बहुत लोग तो संजोग बस बच गए, अपने भगवान के कृपा पात्र से बच गए, नहीं तो यहाँ तो दर्जनों, जो कहा जाए सैकड़ों मौतें हुई थी। इतना सीवियर वो बम ब्लास्ट था। तो आज भी सुरक्षा की स्थिति पूरे बनारस कचहरी में, कलेक्ट्रेट कैंपस में, दीवानी कैंपस में, दीवानी में तो थोड़ा बहुत दिखावे के लिए सीसी कैमरे लग गए हैं, थोड़ा बहुत डीएमटी डोर लगा दिया गया है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, वो काम नहीं करता, किसी की भी चेकिंग नहीं है। कोई भी आदमी आज के कचहरी में जा सकता है, बम फोड़ सकता है। हम लोग भगवान भरोसे आज से 15 साल भी थे, पहले भी थे, आज भी हैं। तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। जितनी हम लोग की मांग, हम तो हर साल प्रत्यावेदन देते हैं, दर्जनों चिट्ठियां प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, डीजीपी, यहाँ एसएसपी, डीएम को बराबर देते रहे हैं, आज भी देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ दिखाने के लिए सारी चीजें हैं। सुरक्षा का दावा खोखला है और हम लोग सब लोग भगवान भरोसे हैं। हम इस मौके पे अपने साथी, शहीद साथी ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी को, अपने सीनियर भोला सिंह जी को और पृथ्वीराज पटेल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। आज आप लोग जो बम ब्लास्ट की बरसी है मना रहे हैं, उस पर क्या कहें? कचहरी में जो हिंसक घटना हुई थी, जो भी अधिवक्ता हम लोग के बीच में शहादत हुए थे, शहीद हुए थे, आज उनके शहादत के दुखद मौके पर हम सब 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा सरकार से, न्यायपालिका से और आम जनमानस से भी मांग करते हैं कि इस ढंग की घटना को कारित करने वाले लोग या कारित करने के लिए उकसाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मियों ने विरोध सभा कर ऊर्जा प्रबंधन पर हल्ला बोला। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर केंद्रीय कमेटी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों की भांति बनारस के भी बिजली कर्मियों ने ध्यानाकर्षण विरोध सभा के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन पर हल्ला बोला। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि संघर्ष समिति के माध्यम से अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को दिए गए नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर इस विभाग के बढ़ते घाटे को कम कीजिए और यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। हम इस विभाग के अभिन्न अंग हैं, हमें पता है कि इस विभाग को कैसे घाटे से उबारना है, किंतु अध्यक्ष महोदय को ऊर्जा विभाग के घाटे से मतलब नहीं है, अपितु अनाप शनाप टेंडर कर विभाग को और घाटे की तरफ धकेलने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही वक्ताओं ने ये भी बताया कि राज्य विद्युत परिषद की सेवाएं जो अभी तक मिल रही थी उनको भी ये खत्म करते जा रहे हैं, जबकि हमारे समझौते में है कि राज्य विद्युत परिषद की सारी सेवाएं कारपोरेशन बनने के बाद भी जारी रहेंगी, लेकिन ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं जिसे बिजली कर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और संघर्ष समिति द्वारा दी गई नोटिस के अनुसार यह हमारा ध्यानाकर्षण विरोध सभा 28 नवंबर तक लगातार जारी रहेगी। मित्रों, पूरा देश आज हम आपकी तरफ देख रहा है कि विद्युत अधिनियम का जो अमेंडमेंट होने जा रहा है ये उपभोक्ताओं के लिए घातक है, ये कर्मचारियों के लिए घातक है, ये किसानों के लिए घातक है। मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं कि पेंशनर के लिए जो आपने कह दिया कि मीटर लगाए, ये ठीक नहीं है। आप मेडिकल की सुविधा पेंशनर को दीजिए और हमारे साथियों को जो पेंशन आने वाले दिनों में, अभी 8-10 साल बाद 2004 के बाद आपने पेंशन बंद किया है। अगर 2004 में हमारे साथी की उम्र 30 साल भी रही होगी तो आप सोचिए कभी 7-8 साल के बाद लाइन लगेगी और हमारे जो साथी रिटायर होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय मजदूर संघ आपसे मांग कर रहा है कि आप हमारे कर्मचारियों का जो पेंशन रोका गया है उसे अन्य प्रदेशों की तरह इस प्रदेश में भी लागू किया जाए, अन्यथा कर्मचारी
आपको यह मजबूर कर देगा। संविदा कर्मचारी, निविदा कर्मचारी, पूरे हर साल निविदा कर्मचारी और संविदा कर्मचारी अपनी जान पर खेल के विद्युत व्यवस्था को बनाए रखे हैं। साथियों, मैं सरकार से मांग करता हूं कि निविदा कर्मचारी को, संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए तथा हमारे कर्मचारियों को छीनी गई सुविधा को वापस किया जाए। आपको विदित है, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एक संघर्ष उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसकी नोटिस पूर्व में प्रेषित थी और आज 22 तारीख से जो है वर्क टू रूल मतलब नियमानुसार कार्य प्रारंभ हुआ है। इस वर्क टू रूल के तहत आज जो हमारे सभी कार्मिक जो है वर्क टू रूल नियमानुसार कार्य करेंगे। 28 तारीख को पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस करेंगे और 29 तारीख को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि हमारी बहुत छोटी जायज़ सी मांगे हैं, कोई मांग भी नहीं है। जो हमारा पूर्व का अधिकार था उसे ही हम जो ख़त्म करने, स्वेच्छाचारी और दमनात्मक प्रबंधन जो है ख़त्म करने के उद्देश्य से जो है हमेशा दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है, अभियंताओं और कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है, उसके विरोध में एक स्वस्थ कार्यप्रणाली, एक स्वस्थ कार्य संस्कृति की मांग कर रहे हैं। और जो विद्युत कर्मियों को जो LMB ट्रेन की सुविधा जो पूर्ववत थी, जो इन्हें रियायती विद्युत बिजली मिल रही थी, उस व्यवस्था को यथास्थिति रखा जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए। जो वेतन विसंगतियां हैं कार्मिकों की, उन्हें दूर किया जाए। जो समयबद्ध जो है प्रमोशन है, उस समयबद्ध उनके जो है पदोन्नतियां की जाए एवं नियमित तौर पर इन कार्मिकों के साथ किसी भी तरीके का न भेदभाव हो, न इनका उत्पीड़न हो एवं स्वस्थ कार्य वातावरण इनको दिया जाए। ये कार्मिक बहुत तन मन धन से जो है विद्युत विभाग की एवं जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही अपील है कि तत्काल प्रभाव से अब हस्तक्षेप कर इस अनावश्यक ऊर्जा प्रबंधन में आने वाले अनावश्यक टकराव को रोकें, जिससे एक स्वस्थ कार्य वातावरण उत्पन्न हो और जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ऑटो व टोटो चालकों ने TI पर गंभीर आरोप लगाते हुए PMO कार्यालय पर ज्ञापन दिया। जवाहर नगर एक्सटेंशन भाजपा के जनसंपर्क कार्यालय पर ऑटो और टोटो चालक ट्रैफिक पुलिस उत्पीड़न को लेकर दर्जनों की संख्या में पहुंचे। इस दौरान चालकों ने भाजपा के जनसंपर्क कार्यालय पर इस बात की लिखित शिकायत की। वही चालकों का कहना है कि हम सभी ऑटो व टोटो चालकों को TI सत्येंद्र कुमार ओझा द्वारा आए दिन मारा पीटा जाता है। चालकों का कहना है कि उनके द्वारा महीना बांधने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी ऑटो व टोटो चालक हर महीने पैसा दें। काफी संख्या में पहुंचे चालकों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हम सर यहाँ 80 घाट से ऑटो टोटो चलाते हैं, ड्राइवर हैं और आज से नहीं तकरीबन सालों से वहाँ पे रह के चलाते हैं, वहीं जीविका है हमारा। लेकिन एक सत्येंद्र ओझा करके एक TI साहब हैं जो कि वहाँ पर जो है सबको उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर गली में भी हम लोग लगाते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि ठीक है रोड पे नहीं रहेंगे साहब, गली में चले जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की गली में इतना मोटरसाइकिल खड़ा रहता है, 4 व्हीलर खड़ा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या हम लोग ऑटो टोटो वाले ड्राइवर हैं तो आप नहीं खड़ा होने देंगे? कहाँ लेके जाएंगे? मांग तो यही है उनकी कि अगर आपको चलना है तो यहाँ जितने भी कई लोग चलते हैं, हम कहे सर 20-25 ड्राइवर हैं तो भाई कुछ पैसा दो चलो। तो सर गरीब लोग अपना देखेंगे कि कहीं पैसा देना पसंद करेंगे? आप बताइए, पहले अपना तो देख लें तब ना किसी को पैसा देंगे। आए हैं मोदी जी के कार्यालय ये इस तात्पर्य से कि हम गरीब भाइयों के साथ न्याय हो। तो क्या मामला क्या है? PMO हम लोग कार्यालय पर आए हैं, 80 घाट का मामला है। वहाँ से हम लोग ऑटो और टोटो चलाते हैं। वहाँ TI साहब सत्येंद्र कुमार ओझा जी हम लोग को अभद्रही गाली गुप्ता देते हैं। उसके बाद महीना वो बांधने के चक्कर में हम लोग पैसा नहीं देते हैं सर, लेकिन उन्होंने पीड़ित कर रहा है। गली में भी वो गाली फक्कर दे रहे हैं। यही हम लोग का है। वो हम लोग से बार बार कह रहे हैं कि 1000 रुपया कोई जाने न, आप लोग दिया करिए, यहाँ कोई देखे। तो आप लोग क्या मांग करने आए हैं? हम लोग ये मांग करने आए हैं कि 80 घाट पे हम लोग का आवास है, मकान है, वहीं से हम लोग शुरू से चले हैं। कोई भी थाना का चौकी का काम होता है तो हम लोग जाते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है वो जो है TI साहब हम लोग को पीड़ित कर रहे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से टोटो वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा नहीं होना चाहिए, और प्रताड़ना के माध्यम से ही ये लोग पैसे की उगाही भी कर रहे हैं। पुलिस वाले वहां से पैसे की उगाही, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है और वहाँ परेशान किया जाता है, खड़ा नहीं होने दिया जाता। अगर उसको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा तो वहाँ से कैसे वो क्या कहते हैं किसी भी यात्री को बैठा के एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाएंगे। इस तरह से परेशानी हो रही है टोटो वालों को। पीएसी रामनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पीएसी रामनगर 36वीं बटालियन ने एक दूसरे को फ्लैग पिन लगाकर झंडा दिवस मनाया। इस अवसर पर आईपीएस डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने झंडारोहण कर उत्तर प्रदेश पुलिस के शौर्य कार्य का जिक्र किया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 23 नवंबर को यूपी में पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। यूपी पुलिस प्रथम राज्य पुलिस बल है जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया। आज के ही दिन पीएसी बल को भी ध्वज मिला था। 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर व ध्वज प्रदान किया था। इसी दिन पीएसी बल को भी ध्वज प्रदान किया गया था। झंडा दिवस के अवसर पर पीएसी के जवानों ने परेड की, जिसमें 36वें बटालियन के साथ 34वीं बटालियन बुल्लनपुर तथा मिर्जापुर की पीएसी ने भी भाग लिया। आज 23 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है पुलिस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस दिवस मनाती है, जो हम झंडा दिवस के रूप में जानते हैं। दरअसल 23 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्वज प्रदान किया गया था। यह अपने देश का पहला पुलिस बल था जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्वज प्रदान किया था, और तब से लेकर के आज तक जो है ये जो ध्वज हमें प्रदान किया गया था, हम उसको जो है 23 नवंबर को उसकी स्मृति में जो है पुलिस झंडा दिवस मनाते हैं। और अपने जवानों के मनोबल को बनाए रखने के लिए, अपने अधिकारियों कर्मचारियों सबके उत्साहवर्धन के लिए ये दिन हमारे लिए जो बड़ा अत्यंत गौरव का दिन है, जिसे हम अपने पुलिस के झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल के डेंगू वार्ड में उत्तम सुविधा मुहैया होने से लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की प्रशंसा की। वाराणसी में तेजी से डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा के चिकित्सकों ने कमर कस ली है। आए हुए मरीजों के लिए वो पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिससे जल्द मरीजों को आराम मिले। खाने पीने व दवा सहित चिकित्सकों के समय से मरीजों को पहुंचकर देखने से वहां के मरीजों ने प्रशंसा की। मंडवाडी से अपनी पत्नी को लेकर आए सिचन राम ने बताया कि हमारी पत्नी को डेंगू मलेरिया हो गया था, लेकिन यहाँ की साफ सफाई और चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई और मेरी पत्नी ठीक हो गई हैं। वहीं अस्पताल में डेंगू के अन्य मरीजों ने भी इस वार्ड की तारीफ की। तो किस लिए मरीज को आज लेकर क्या है मंडली? आज से नहीं आया, हम शनिवार से लेके यहाँ पर। तो क्या हुआ है? ये डेंगू है, मलेरिया है, और पेट वगैरह घर जाए, बुखार है, ये सब हो रहा है। कैसी यहाँ की व्यवस्था आपको लग रही है? व्यवस्था तो हमको ठीक लग रही है। सारे दवा, इंजेक्शन, वो बोतल वोटल सब मिल रहा है यहाँ से। समय समय पर लोग आके चेक भी कर रहे हैं। दूध पारोटी वगैरह नाश्ता में भी दे रहे हैं। नियम के अनुसार सारा? हाँ, सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, पहले से आराम है, अच्छी व्यवस्था है अस्पताल में। अब जो यहाँ नहीं चलने वाली दवा है, नहीं है तो क्या करेंगे, बाहर देखो करेंगे। लेकिन जो भी उपलब्ध है सब दे रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब हॉस्पिटल में पहले हम तो आए तो हमको अच्छा लग रहा है। जब से हम आए हैं हमको अच्छा लगा। मरीज हमारा ठीक हो जाएगा। व्यवस्थाएं ठीक हैं, यहाँ के कर्मचारी भी अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। दवा समय समय पर चेक करना, देना, लेना। कोई इमरजेंसी पर तुरंत भाग के आ जा रहे हैं। अब क्या चाहिए मरीज? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महानगर कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम से महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों को अवगत कराया। इस संदर्भ में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम से मुलाकात कर हम कांग्रेस जनों ने अवगत कराया कि गुजरात में मोरबी की पुनरावृत्ति कहीं बनारस में न हो। 2017 में जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बनारस दौरे पर आए थे, तभी पुराने राजघाट पुल के समीप नवीन पुल के निर्माण की बात स्वीकार की थी। पिछले 7 से 8 वर्षों में पुल पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक नए पुल का निर्माण नहीं हो सका। वहां नए पुल का निर्माण हो। वहीं पिंडरा में बिना किसानों की जमीन अधिकृत किया गया व बिना मुआवजा दिए फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। उन्हें तत्काल मुआवजा मिले तभी वहां निर्माण कार्य हो। प्रतिनिधि मंडल में फसाद हुसैन बाबू, राजेश गुप्ता, अशोक सिंह, मेहंदी हसन कब्बन, संतोष सिंह, चंचल शर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। का जब बनारस दौरा हुआ था तो उन्होंने राजघाट पुल के संदर्भ में आगाह किया था कि इस पुल का जल्द विकल्प नहीं बनाया जाएगा। तो बनारस में कभी भी मोरबी जैसी घटना, मैं उसको जोड़ के कह रहा हूँ कि मोरबी जैसी घटना का सामना बनारस में लोगों को करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लगातार शासन कई करोड़ों की सौगात, प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो हजारों करोड़ों की सौगात बनारस को मिलती है। लेकिन बनारस आज भी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र 8 वर्ष के ऊपर लगभग होने जा रहा है, बीत चुका है। उसके बावजूद मूलभूत सुविधाओं को लेकर के करा रहा है, पीड़ा में है। तो आज हम सब लोगों ने अवगत कराया है कि जल्द से जल्द DM साहब महोदय को, मैंने जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने अनुरोध किया है। एक बार स्वयं आपको याद होगा कि देव दीपावली की घटना घटी, 5-6 लोग घायल हो गए। कुछ वर्ष पूर्व घटना घटी, लोगों को गंगा जी में जान बचाने के लिए कूदना पड़ा, दर्जनों लोग उसमें काल के गाल में समा गए। तो हम लोग, बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि अभी तक कोई गंभीर घटना नहीं हुई, लेकिन हम शासन को आगाह किए हैं कि जाकर के जल्द से जल्द वहाँ का दौरा करके वहाँ पे बनारस के लोगों को, चंदौली के लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग देने का जल्द से जल्द क्या आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जल्द ही जाऊँगा और आपके उचित करूँगा। काशी तमिल संगमम के चौथे दिन सुरताल और नृत्य का संगम हुआ। काशी तमिल संगमम के चौथे दिन सुरताल नृत्य का संगमम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत काशी के निवेदिता शिक्षा सदन के बच्चों द्वारा लोकप्रिय गीत से शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IAS जयंती रवि, सेक्रेटरी आरुविले फाउंडेशन पांडुचेरी रहीं। काशी तमिल संगमम की चौथी सांस्कृतिक संध्या की दूसरी प्रस्तुति ठोडा टेबल लोक नृत्य के तौर पर हुई। तमिलनाडु से आए लोक कलाकार अलवास के नेतृत्व में 15 महिला और पुरुष कलाकारों ने 20 मिनट तक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति कोकाली कट्टाई की हुई। लोक कलाकारों ने शहनाई, ढोल और नृत्य करके पूरे एम्फी थिएटर ग्राउंड को झुमा दिया। चौथी प्रस्तुति पंबई लोक नृत्य की हुई। मंच पर 300 साल प्राचीन इस लोक विधा को बड़ी ही संजीदगी से दिखाया गया। इसका नेतृत्व तमिलनाडु स्थित कृष्णागिरी KG मणिकंदन ने किया। अंतिम प्रस्तुति के तौर पर सुचरिता गुप्ता की टीम ने कजरी का गायन किया। काशी तमिल संगमम में आए श्रोताओं ने कहा कि उत्तर और दक्षिण की संस्कृति कला का यह अटूट संगम काशी की धरती पर हो रहा है, जहां हमें दक्षिण भारत की लोक नृत्य गायन को देखने को मिल रहा है। Zaman berbenah
जी काशी और तमिल का समागम हो रहा है और सांस्कृतिक संध्या भी चल रही है, कितना लुका रहा है? अच्छा है, मतलब कल्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन है या कल्चरल जो मीट कह सकते हैं उसकी दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं कि लोगों का आवागमन भी काफ़ी अच्छा है, फुटपाथ भी बहुत लोगों का मतलब जो फुटफॉल्स है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा ये भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को तमिल कल्चर या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप है, वैक्यूम जो कल्चर का था वो उसको फिल करने का ये काम कर रहा है ये समागम। वहाँ की जो कल्चर देखने को मिल रही है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम ये कितना कल्चर अच्छा है। जैसे हम पहले से भी बहुत सी चीज़ों से अवेयर थे, जैसे हमारे पीछे भी जो भी परफॉर्मेंस चल रही है कदुम्बरी या इस तरह की जो कपिचड़ी जो थी, तो डांस परफॉर्मेंस थी और वो सब चीज़ों से हम अवेयर थे। बट यहाँ क्या है कि बहुत से लोग अब इसको देख रहे हैं, मिल रहे हैं। यहाँ जो किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक एनबीटी प्रकाशन से लेकर कई तरह की किताबें हैं। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी निकल के आ रही है कि क्या है ये चीज़, कैसे है। लोग जानने के इच्छुक हैं, किताबें खरीद रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं। और तो और यहाँ की जो फूड्स हैं, आप देखेंगे फूड स्टॉल है उस वहाँ पे भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो तमिल के जो वहाँ की जो टेस्ट है, जो डाइनिंग कल्चर है, उसको भी लोग सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। अर्थशास्त्री व रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर पंडित लक्ष्मीकांत झा की 108वीं जयंती मनाई गई। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित महान अर्थशास्त्री रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर पंडित लक्ष्मीकांत झा की 108वीं जयंती समारोह विशेषरगंज स्थित नागरिक प्रचारणी सभा काशी में संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह कुमार झा और संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पंडित एल.के. झा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए संस्था के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंडित एल.के. झा महान अर्थशास्त्री थे, रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे महान गवर्नर थे। अपने जीवन काल में भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के आर्थिक सलाहकार रहे। हिंदी भाषा के लिए उनके दिल में अपार जगह थी। इसी का कारण था कि 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय नोटों 2, 5, 10 और 100 को जारी कर भारतीय इतिहास में पहली बार हिंदी में हस्ताक्षर कर राष्ट्रभाषा को जन जन के मन में प्रतिष्ठित कर दिया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुधीर चौधरी, डॉक्टर जयशंकर जय, भूगेंद्र झा, सभाजी शुक्ल, ब्रिजेश चंद्र पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। गौतम जी, किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम हमारे महान अर्थशास्त्री और हमारे मैथिल समाज के गौरव पंडित एल.के. झा की स्मृति में हम लोग मना रहे हैं। आज उनकी ये 108वीं जयंती है। कौन थे ये आज की जयंती के अवसर पर, क्या आप लोगों को इसका? ये महान अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर पंडित लक्ष्मीकांत झा जी, जो कि 1967 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। और सौभाग्य की बात देखिए, जब तक अपने जीवन काल में, इनके जीवन काल में जो भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे इंदिरा जी हो, मुरारजी हो, राजीव गांधी हो, सबके ये आर्थिक सलाहकार थे और या तो वित्तीय सलाहकार थे। तो क्या संदेश दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम? संदेश यही है कि चूंकि यह ऐतिहासिक जगह है, नागरिक प्रचारणी सभा चूंकि हिंदी की कर्मस्थली है, महान भूमि है। और 1967 में जब झा जी रिजर्व बैंक के गवर्नर बने तो उससे पहले जो भारतीय करेंसी नोट जो जारी होती थी, उसमें जो भी गवर्नर हुआ करते थे इंग्लिश में अपना हस्ताक्षर करते थे। लेकिन इन्होंने पहली बार 1 के नोट पे, 2 के, 5 के, 10 पे हिंदी में हस्ताक्षर करके हिंदी को गौरवान्वित कर दिया। मऊ रेलवे स्टेशन के मालगोदाम के पास खड़े ट्रक में शव मिलने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रेलवे स्टेशन स्थित मालगोदाम के पास एक खड़ी ट्रक में शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक केस की तारीख के सिलसिले में जनपद के दीवानी न्यायालय में आया था, लेकिन उसका शव रेलवे स्टेशन के गोदाम के पास खड़े ट्रक में मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं घंटों जीआरपी पुलिस और कोतवाली पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। वहीं कोतवाली पुलिस और जीआरपी पुलिस दोनों ही ट्रक में शव को छोड़कर चली गई थी, लेकिन मामला बढ़ता देख कोतवाली पुलिस ने घंटों बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चले कि मऊ जनपद के अमारी ग्राम के रहने वाले विपिन कुमार एक केस के सिलसिले में दीवानी न्यायालय आए हुए थे। पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर विपिन
कोर्ट से अपने घर नहीं पहुंचे थे। घर वाले उनकी रात से ही तलाश कर रहे थे। वहीं सुबह सुबह विपिन का शव माल गोदाम के एक ट्रक में पड़ा मिला। वहीं घर वालों ने जीआरपी पुलिस और कोतवाली पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बताया कि 5-6 घंटे से शव यहीं ट्रक में पड़ा रहा। ये विपिन कुमार लड़का है, 30 साल के आसपास का। रेलवे स्टेशन पे जहाँ माल गोदाम है वहाँ ट्रक में, राज साहब की ट्रक है, वो उन्हीं का ट्रैक्टर चलाता था, उसी में सोता था। तो उसी में उसकी डेड बॉडी पाई गई है और यहाँ लाया गया पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तारीख देखने आया था कल, शाम तक वहीं था कचहरी में ही। शाम से ही सुबह इतनी देर मलकार फ़ोन किए तो बता रहे हैं तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया है। हम लोग इस वक्त भाग कर आए हैं और रेलवे पुलिस और ये पुलिस कोतवाली दोनों लोग भाग गए यहाँ से। क्या कह रहे हैं लोग? सर वो कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, वो चले आए सब देख कर चले गए बस। सीमा विवाद में चले गए हैं। लाश कहाँ पर है? सर उसी गाड़ी में भी, ट्रक में। क्या करते थे विपिन? सर ट्रैक्टर चलाते थे। यहाँ के पता चला? सर यहीं से सीमेंट लोडिंग होती है। यहाँ भी आते थे? जी। तो क्या लगता है? मेरा भाई है छोटा। जी जी हत्या ही है सर, हत्या की गई है। किससे मुद्दा था आपका? सर यहीं के अछार के थे, अच्छेलाल नाम के हैं, उन्हीं से विवाद चलता था सर। किस विवाद चलता था? सर यही मर्डर की केस था थोड़ा। जी। तो क्या लगता है तो अभी तक लाश यहीं पर है? जी सर अभी यहीं पे है, पुलिस आई थी, वो सब देख कर चले गए, अभी कोई कुछ नहीं किया है। 112 नंबर फोन कर रहे हैं, कट जा रहा है सर। कितने घंटे से लाश पड़ी है? यही सर अरे 4-5 घंटे से ऊपर हो गया सर। हम तो 1-1.5 घंटे से में ही हो गया। जी छोड़ के भाग गए? जी सर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 15 वर्ष पूर्व हुए कचहरी सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी पर शहीद हुए अधिवक्ताओं को दी गई श्रद्धांजलि। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मियों ने विरोध सभा कर ऊर्जा प्रबंधन पर बोला हल्ला। ऑटो व टोटो चालकों ने टीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएमओ कार्यालय पर दिया ज्ञापन। और पीएससी रामनगर में मनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।